सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजधानी अजमेर का कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का मॉडल पेपर हल करेंगे। ये मॉडल पेपर है संपूर्ण आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। जिस प्रकार में इस पेपर के अंदर में जो प्रश्न दिए गए उसी प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा उसमें इसी पैटर्न पर प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें 4 खंड दे रखे हैं और 4 खंडों वाइज इसमें लगभग 23 प्रश्न दे रखे, 23 से 28 प्रश्न दे रखे हैं। तो इन सभी प्रश्नों का हल अपन करेंगे और संपूर्ण हल करेंगे। साथ में पेपर की शुरुआत करने से पूर्व कुछ निर्देश दे रखे हैं, उन निर्देशों को हम एक बार पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। पहला दे रखा है निर्देश, सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखें। हमें सबसे पहले अपने जो पेपर होता है उसके ऊपर क्या लिखना है, नामांकन अर्थात रोल नंबर लिखना है। जो ये खाना दे रखा है यहाँ पे एग्जाम हॉल में हमें सबसे पूर्व नामांकन लिख देने हैं, रोल नंबर लिख देने। उसके बाद में प्रत्येक प्रश्न हल करने अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उन सभी का खंड एक साथ उत्तर लिखना है। जैसे खंड अ का प्रश्न का उत्तर है वो खंड ब के अंदर नहीं लिखना है, वो अ के अंदर लिखना है ना। यदि आप खंड वाइज को इधर से उधर कर देते हैं, खंड अ का उत्तर खंड ब में लिख रहे हैं, ब का अ में लिख रहे हैं या स में लिख रहे हैं, तो ये आपके सब कुछ घोटाला हो जाएगा और जो कॉपी जांच करने वाला है जो होगा वह आपको नंबर नहीं देगा, नंबर काट देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इधर से इधर नहीं टिपना है, विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। खंड अ की शुरुआत करने से पूर्व आप यदि वीडियो पर नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हम इस प्रकार के मेरे पास 4 मॉडल पेपर हैं, चारों का हम प्रत्येक एक एक करके हल करेंगे और आपको ये इसके उत्तर है वो सभी प्रोवाइड करा देंगे। तो देखिए इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न दे रखा है खंड अ का बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी विकल्प आधारित प्रश्न दे रखे हैं। इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। फेफड़ों में शुद्ध रक्त कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है बाय आलिंद में आता है सबसे पहले। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है एटीपी के, तो ये करता है एटीपी के 38 अणुओं के बराबर। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो बीज रहित फलों के बनने को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे, बीज रहित फलों को बनने को कहते हैं निषेचन। इसमें निषेचन अनिषेक जनन कहते हैं, लेकिन इसके ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा द। उसके बाद में चौथा प्रश्न है हमारा। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। तो इसमें होते हैं अ और ब दोनों से, यानी अ में हो जाएगा बढ़ते तनों के अग्रभाग पर और ब है बढ़ती जड़ों के अग्रभाग पर, यानी इसका अ और ब राइट है, यानी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा द होगा। पांचवा प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लगा होता है? कौन सा दर्पण लगा होता है? ड्राइवर के सामने, गाड़ी चालक होता है, गाड़ी के ड्राइवर, उसके सामने जो कांच होता है, मुख्य कांच होता है, वह किस प्रकार का दर्पण होता है? तो ये दर्पण होता है आपके उत्तल दर्पण, यानी ब इसका राइट आंसर है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम। छठा प्रश्न है, एस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, आपको सभी को पता है, डायोप्टर होता है, इसका अ राइट है। 1 2 3 ओम के तीन प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समतुल्य प्रतिरोध इनका हो जाएगा आपके, समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 ओम, यानी इसका द है वो राइट होगा। उसके बाद में 100 वॉट और 220 वॉट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इनका जो प्रतिरोध है वह हो जाएगा आपके 484 ओम।
अगला है 9वां प्रश्न, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। विद्युत का जो फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज है वह है ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पे कार्य करेगा? ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। ये अगला प्रश्न हमारा है 10वां। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर जो क्लोराइड होती है उसका रंग होता है वह हमारे पीला रंग होता है। निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? प्रबल क्षार कौन सा है निम्न में से? प्रबल क्षार। तो निम्न में से जो प्रबल क्षार है वह है CaOH2, यानी इसका भी है वह राइट है। अलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। किस प्रकार का रहता है? हमेशा एक धातु रहता है। तो 12वें में हो जाएगा पारा। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। विटामिन सी पानी में रिक्त स्थान है। कैसा है पानी में? तो ये है घुलनशील। पानी में कैसा है? घुलनशील है। पानी में घुलनशील है। पानी में घुलनशील है। O2 ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बदलने के लिए आवश्यक है आयोडीन। इसमें हो जाएगा आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन। गंगा नदी पर रिक्त स्थान बना है। कौन सा बांध बना है गंगा नदी में? तो गंगा नदी पर फरका बांध बना है। गंगा नदी पे फरका बांध। फरका बांध गंगा नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है जल के गुणवत्ता के स्तर को रिक्त स्थान में मापा जाता है। तो जल के जो गुणवत्ता का स्तर है वो पैरामीटर में मापा जाता है। पैरामीटर में मापा जाता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी रिक्त स्थान होगी जबकि उसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपके 16। एक चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह रिक्त स्थान द्वारा होता है आवेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। तो रिक्त स्थान में हो जाएगा आवेशित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाह होता है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा हमारा प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देना। 1 लाइनर उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है कवक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो कवक अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कवक अपना भोजन सड़े गले मृत अकार्बनिक या कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। कवक हैं वह मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दूसरा है आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है, गर्भपात हो जाता है और विकलांगता आदि हो जाता है आयोडीन की कमी से। CFC। तीसरा है CFC का पूरा नाम। CFC का पूरा नाम हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चौथा है वायु में CO2 की मात्रा बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु में CO2 की प्रभाव की मात्रा बढ़ने पर इसका जो प्रभाव पड़ेगा ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। जो वैश्विक तापमान है वह बढ़ जाएगा। पांचवा प्रश्न है हमारा ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए लाभकारी है, कैसे स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट और अन्य हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसलिए जो ओजोन परत है वह हमारे लिए लाभदायक है। किरणों को अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। पांचवा प्रश्न है छठा है 4 ओम 8 ओम और 12 ओम तथा 20 ओम के प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में लगाने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका उत्तर है आपको वीडियो के अंत में लिखित रूप से प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम था वह क्या था सुनिए।
वाम हस्त के अंगूठे तर्जनी के मध्य अंगुली को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर समकोण बनाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्य अंगुली विद्युत की दिशा और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएं। ये था इसका नियम, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम था। फिर 8वां प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथों में अति भारण से बचाव के लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो इससे ये सावधानी रखनी चाहिए, इसका उत्तर हो जाएगा एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत साधित्रों को नहीं जोड़ना चाहिए। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा विद्युत धारा अनुमानतक वाले पृथक फ्यूज लगाने चाहिए, अलग अलग फ्यूजों का उपयोग करना चाहिए। तीसरा है उत्तम गुणवत्ता वाले तार विद्युत रोधी टेप का प्रयोग करना चाहिए। ये 3 गुण आपको लिख देने हैं। उसके बाद में दंतक्षय का कारण है। दंतक्षय का क्या कारण होगा? 9वां दंतक्षय का कारण हो जाएगा, दंतक्षय 2 जीवाणुओं के कारण प्रारंभ होता है। एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस और दूसरा है लैक्टोबैसिलस। इन दोनों के कारण होता है। इससे क्या होता है, समय पर इन बीमारियों का इलाज नहीं किया गया तो मरीज की मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न है, अम्लों के कोई 2 गुण लिखिए। अम्लों के कोई 2 गुण। तो अम्ल है वो, इसका स्वाद है वह खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये अम्लों के 2 गुण तरह के। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का सूत्र। तो साधारण नमक का सूत्र क्या होगा? साधारण नमक किसको कहेंगे? साधारण नमक कहेंगे सोडियम क्लोराइड को, और इसका सूत्र हो जाएगा NaCl। इसका सूत्र है NaCl। इसके बाद में अगला है गंधीय सूचक क्या है? तो गंधीय सूचक हैं कुछ पदार्थ अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपना गंध बदल लेते हैं। ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहते हैं। ये हो जाएगा 12वें का उत्तर। इसके बाद चलते हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न ब भाग खंड का तीसरा प्रश्न है, उसका उत्तर लिखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? लघुरात्मक प्रश्न है। प्रश्न 4 से 16 तक है। शब्द सीमा आपके 50 रहेगी। चौथा प्रश्न है, फप्पूस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन्स की तुलना कीजिए। तो इसका जो उत्तर है वह सुनिए आप। इसका उत्तर सुन लीजिए कि क्या है इसका उत्तर। कुपिकाओं की इसमें क्या है? तो चौथा है, मानव शरीर में विद्यमान दोनों फेफड़ों में बहुत अधिक संख्या में कुपिकाएं होती हैं। प्रत्येक कुपिकाएं प्याले के आकार जैसी होती हैं। ये तो हो गया कुपिकाएं। और वक्राणु है वह है, मानव शरीर में वक्र संख्या 2 होती हैं, 2 वक्र होती हैं। प्रत्येक वक्राणु मेन दागों की आकृति जैसा होता है। ये है वक्राणु। उसके बाद है लेमार्कवाद का क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो वातावरण के परिवर्तन के कारण जीव की उत्पत्ति अंगों का व्यवहार या अव्यवहार जीवन काल में अर्जित गुणों द्वारा अपनी संतति में पारेषण से बनता है। ये है लेमार्क। इसके बाद में अगला प्रश्न है 6ठा, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो इसका उत्तर सुनिए आप। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो इससे XX जोड़ा बनता है, और XX जोड़ा बनेगा तो जो संतान उत्पन्न होगी वह लड़की के रूप में होगी। उसके बाद में जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करेगा तो XY रूप बनेगा, और XY रूप बनेगा तो इससे जो संतान उत्पन्न होगी वह लड़का होगा। ये था निषेचन। उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा,
अगला है सातवां, ओजोन परत किस प्रकार अपक्षेपी होती है, समझाइए। तो इसका उत्तर सुनिए आप। वायुमंडल की ऊपरी सतह ओजोन से ढकी हुई, जो कि जीवों की पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है। आजकल कुछ प्रयोग के कारण पर्यावरण में कुछ गैसों की बढ़त के कारण ओजोन परत की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। CFC मानव संश्लेषित रसायनों को इसका प्रमुख कारण बनाता है। प्रमुख कारण क्या है? तो CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका प्रमुख है, इसको नष्ट करने वाली प्रमुख गैस है और ये मानव निर्मित रसायन है, ये इसको ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती है। अगला है परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर है, 8वां। तो परावर्तन का उत्तर सुनिए, पहले परावर्तन की परिभाषा सुन लीजिए, उसके बाद में आप अपवर्तन की परिभाषा सुनिएगा। परावर्तन है जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चला जाता है, तो उसे तो कहते हैं परावर्तन। और अपवर्तन किसे कहेंगे? तो अपवर्तन अपन उसको कहेंगे जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो उसे अपवर्तन कहते हैं। इसका उत्तर आपको लिखित रूप में भी वीडियो के अंत में मिल जाएगा, वीडियो के बीच में बताता रहूँगा, साथ में अंत में आपको पूरा का पूरा ये PDF के रूप में प्राप्त हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला 9वां प्रश्न है, एक तार को खींचकर n गुना लंबा करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तो एक तार है, उसको अपन लंबा खींचेंगे n गुना, तो उसके प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा। तार की लंबाई को दोगुना करने पर नया प्रतिरोध मूल प्रतिरोध का दुगुना हो जाएगा। एक घंटे में 50 वाट विभवांतर से 9600 कूलम आवेश स्थानांतरित करने में ऊष्मा का परिकलन कीजिए। तो इसका उत्तर है आपको वीडियो के अंत में लिखित रूप से प्राप्त हो जाएगा PDF के रूप में, उसको आप देख लीजिएगा। हम अगले प्रश्न पे सीधे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या है, विद्युत जनित्र यानी डायनामो का नामांकन चित्र बनाएं। ये तो आप सभी को आता है, डायनामो का एक सुंदर सा चित्र बनाना है और उनके प्रत्येक पार्ट के आप अलग अलग नाम लिखना है, बस इतना करना है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया का है, रेडॉक्स अभिक्रिया का सुन लीजिए। जब H+ से दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर H2 में इलेक्ट्रॉनों का अधिग्रहण होता है, अतः इसे अपचयन क्रिया होती है, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। Zn से इलेक्ट्रॉन पृथक हो रहे हैं यहाँ से, तो इसका अगला प्रश्न देखिए, निम्न रासायनिक समीकरण लिखिए। समीकरण लिखने हैं, तो समीकरण लिखने हैं उसको देखिए, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण लिखना है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के से संयोजन करने पर अमोनिया गैस बनती है, तो इसका हो जाएगा N2 + 3H2 बराबर यहाँ से 2NH3, ये तो हो जाएगा पहले का रासायनिक सूत्र। और दूसरा दे रखा है, बेरिलियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनियम क्लोराइड व सल्फेट बनता है, बेरिलियम सल्फेट बनेगा, तो इसका हो जाएगा आपकी BaCl2, फिर आ जाएगा Al2, फिर CSO4 L3 और इसके बाद में हो जाएगा आपके आ जाएगा इधर वाले भाग में आएगा BaSO4 और प्लस में आ जाएगा AlCl3। ये है दूसरे का समीकरण। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषणों में तांबा क्यों मिलाया जाता है। तो सोने के जो आभूषण होते हैं उसमें तांबा इसलिए मिलाया जाता है कि सोने में तांबा, निकल या चांदी, प्लेटियम को मिलाया जाता है ताकि आभूषणों को मजबूत किया जा सके, इसलिए मिलाया जाता है। अगला है प्रश्न हमारा, धातुओं के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। तो धातुएं गुणधर्म क्या है, सभी धातुएं चमकीली होती हैं, सभी धातुओं में उच्च घनत्व होता है, तन्यता का गुण विद्यमान होता है। इस प्रकार आपको 4 लिखने हैं गुणधर्म। 16वां प्रश्न है, धातु शोधन की गलनिक पृथक्करण विधि क्या है।
तो इसका उत्तर सुन लीजिए आप। इस शोधन में शुद्ध धातु का कैथोड तथा अधातु का एनोड बनते हैं। इसमें धातु के लवण के विलयन को अपघट्य के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद में खंड आगे आपके खंड स में प्रश्न दे रखे हैं 17 से 20 तक, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, रंध्र क्या है, इसके खुलने व बंद होने की क्रियाविधि बताइए। तो इसका उत्तर आप सुनिए। इस अवस्था में कोशिकाओं में पतली भित्तियां फैलती हैं, जिसके कारण छिद्र के पल मोटी भित्ति बाहर की ओर खींचती है, फलतः रंध्र खुल जाता है। जब इसमें पानी की कमी हो जाती है तो तनाव मुक्त पतली भित्ति पुनः अपनी पुरानी अवस्था में आ जाती है। फलस्वरूप क्या होता है कि छिद्र वापस बंद हो जाते हैं। ये था इसकी खोलने और बंद होने की क्रियाविधियां। अगला प्रश्न हमारा है, डीएनए की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और इसका महत्व लिखना है। यहाँ डार्विन की विकासवाद की व्याख्या कीजिए। तो हम डार्विन की विकासवाद की व्याख्या बता देते हैं आपको। इसका उत्तर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत में कहा गया है, क्या कहा गया है कि विकास प्राकृतिक चयन से होता है। एक प्रजाति के व्यक्ति शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने पर्यावरण के खराब रूप से अनुकूलित होते हैं, उसके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना कम हो जाती है। यह था विकासवाद का इसका सिद्धांत। उसके बाद में अगला प्रश्न है 19वां, उसको देखें। 19वां प्रश्न है, वर्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं का प्रतिरूप खींच के बताइए। इसके एक नियम, दूसरा इसमें दे रखा है SNOW नियम क्या है। ये यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसके जस्ट नीचे जो दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही विद्युत चालक द्वारा लगने वाले बल की दिशा और उसका नियम बताइए, ये कर सकते हैं। 20वां है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। दो समीकरण दे रखे हैं, आप इन दोनों समीकरणों को क्या कीजिए, संतुलित कर दीजिए। इसके अथवा में दे रखा है, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होता है। धातु प्राप्त धुआं किस पदार्थ का है। इसके बाद में अगला दे रखा है, इसी में दूसरा, निम्न अभिक्रिया के लिए उसकी अवस्था संकेतों के साथ रासायनिक सूत्र भी लिखना है। और 21 से 22 प्रश्न, 2 प्रश्न तो ये हैं जो निम्नात्मक प्रश्न हैं, और निम्नात्मक प्रश्नों का उत्तर आप सभी को पता होता है, 250 वर्डों में लिखा जाता है। क्या है निम्नात्मक प्रश्न, सुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति का अंतर स्पष्ट करना है। इसी में दूसरा दे रखा, पादप में रासायनिक संवेदन किस प्रकार होता है समझाना है। इसी का अथवा दे रखा, शरीर में मस्तिष्क किस प्रकार सुरक्षित रहता है स्पष्ट कीजिए। इसी का दूसरा है, निम्नलिखित अंगों पर अनुकंपित तंत्रिका तंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, और वो अंग कौन कौन से, हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, लार ग्रंथियों पर क्या असर होता है, नेत्र पर क्या असर होता है, मूत्राशय पर क्या असर होता है। 22वां प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन का नियम लिखिए, अपवर्तन का नियम लिखना है। और इसी के दूसरा में दे रखा है, जब प्रकाश की चाल 2.25 गुणा 10⁸ मीटर है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निवार्त में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। इसी का अथवा हम दे रखा है, यदि प्रकाश उत्तल लेंस पे आधा ढका है तो उसका प्रतिबंध क्या बनेगा। और इसी के तीसरी गौर की रेखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की 30 सेमी परिस्थिति विपरीत क्या होगा। 23वां प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारों की पहचान कीजिए जिसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। अपने उत्तर के समर्थन में रासायनिक समीकरण लिखते हुए उल्लेख कीजिए कि यहाँ यौगिक अम्ल क्षारीय तथा उदासीन है, इसका पीएच का लिखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इन सभी प्रश्नों को हमने हल किया है, और इन्हीं सभी प्रश्नों के हल का उत्तर है वह आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने उत्तर लिख रखे हैं अपने हाथों से। इसको आप देख के, ये है पहला दे रखा है, ये तो आपके अबसद वाले प्रश्न हैं, और इधर ये दो नंबर लगा के लिखे, घुलनशील आयोडीन और फरका पैरामीटर 16 और आवेशित इलेक्ट्रॉन लिखे हुए, ये आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। और यहाँ से तीसरे प्रश्न शुरू हो जाता है। तीसरे का पहला गेम, जो कौवा का बना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, इस प्रकार का प्रश्न आया था हमारे, वहाँ से कौवा का बना भोजन सड़े गले
कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये वाले प्रश्न हैं, यहाँ से लिखित रूप से ये उत्तर है उनसे भी, की उत्तर माला है। यहाँ से आप एक एक प्रश्न का आराम से देख देख के यहाँ से उत्तर आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये देखो 7वें का उत्तर लिख रखा है, वामहस्त वाला नियम है। और 8वां है, ये 8वां, ये 9वां प्रश्न का उत्तर है ना। ये 10वें का उत्तर दे रखा है, अम्ल कैसे होता है ना। और ये एक सोडियम क्लोराइड और इसका सूत्र पूछा था, वो देखिए 12वां का, या ये 4था प्रश्न है ना, ये 5वां। इस प्रकार के ये सभी उत्तर हैं, आप सभी को यहाँ दे रखे पीछे। तो इन सभी को आप आराम से, इसका उत्तर प्रत्येक प्रश्न का आराम से अपने कॉपी में लिख सकते हैं और इसको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए सभी के उत्तर दे रखे पीछे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लेनी। ये इसका 10वें का जो सॉल्व किया हुआ उत्तर है, ये यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं। यदि आप वीडियो पे नए नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ से इसका भी लिखा हुआ 16 से 12वां है, इधर ये 17वां लिखा हुआ है। तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा आपको, मैं आशा करता हूँ। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको मैंने सटीक बताए हैं। इसी प्रकार आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंगूठा भी दबा दीजिएगा साथ में पास में, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले मॉडल पेपर नंबर 3 को लेकर हम जरूर मिलते हैं अभी। इसलिए धन्यवाद।